हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी माँ की हर हरकत को नोट कर रही थी कि वह क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि वह किससे बात करती हैं। एक दिन मेरी माँ बाज़ार का कहकर घर से बाहर निकली। मेरे पास अच्छा मौका था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। मेरी माँ बहुत ही सुनसान रास्ते पर चलने लगी। फिर वह मेन रोड पर जाकर खड़ी हो गई और एक वाइट कलर की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। मेरी माँ उस गाड़ी के ड्राइवर से बातें करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर यह ड्राइवर कौन है, लेकिन जब मेरी नज़र इस ड्राइवर पर पड़ी, मुझे लगा कि जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वो आदमी हो सकता है। आखिर वह यहाँ क्या कर रहा था? उसका यहाँ पर क्या काम था? मेरी माँ बहुत देर तक उसके साथ खड़ी रही, उससे बातें करती रही जिसमें वो बैठा हुआ था, और वो माँ से क्या बातें कर रहा था। हज़ारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने एक टैक्सी रोकी। जैसे ही मेरी माँ गाड़ी में बैठी, मैं उस गाड़ी का पीछा करने लगी। वो गाड़ी एक जगह जाकर रुकी और मैंने ड्राइवर को किराया दिया और माँ के गाड़ी से उतरने का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वो वही हॉस्पिटल था जहाँ काम करने की मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। मैम के पीछे पीछे अंदर चली गई थी। वो जहाँ से भी गुज़र रहा था, लोग रुक रुक कर उसे नमस्ते कर रहे थे। यहाँ पर हर कोई उसे बहुत इज्जत दे रहा था। माँ और वो लड़का एक रूम के अंदर चले गए। बहुत देर हो गई। मैं रूम के अंदर चली गई। मैंने देखा माँ और वो लड़का। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ संबंध चलाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक जवान बेटी है। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही कहानी रोज़ाना आप तक आसानी से पहुंच सके। जिस दिन मुझे अपनी मेडिकल की डिग्री मिली, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मैंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। वो हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हमारे पास में ही हो और मेरी खुशी में खुश हो रहे हों। अगर आज मेरे पिता ज़िंदा होते तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होते। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व महसूस होता। अपने पिता को याद करते हुए मैं दोबारा से रोने लगी। माँ ने मुझे गले लगाया और मुझे प्यार करने लगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली रही हूँ। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे देखकर मेरे पिता ने अपने सपने के बारे में बताया था। उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो घर में सबसे बड़े थे और सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर थी। इसी वजह से उन्हें अपने सपने को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन वह मुझे डॉक्टर बनाकर अपने सपने को सच होता हुआ देखना चाहते थे। इसी वजह से बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे मेरे बारे में, मेरी खूबियों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, और यही चीज़ थी जिसने मुझे घमंडी बना दिया था। मैं खुद से कम लोगों को बात करने के लायक भी नहीं समझती थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता का व्यापार बहुत बड़ा था। उनके देहांत के बाद मेरे पिता का व्यापार मेरे चाचा ने संभाल लिया। हर महीने वो मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरी नौकरी शुरू हो गई। मेरी नौकरी शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में हुई। वहाँ मुझे ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं इसी हॉस्पिटल में नौकरी कर लूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इसी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। प्रशिक्षण के कंप्लीट होने के बाद जब मैंने वहाँ अपनी नौकरी की बात की तो
वहाँ मेरी नौकरी लग गई। लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि मैं हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहती हूँ, मेरी माँ ने मेरी बात सुनकर मुझसे जो कहा वो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और गुस्सा भी आने लगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम नौकरी नहीं कर सकती। ये सुनकर मेरा दिमाग खोलने लगा और अपनी माँ से कहा कि मैं इतनी पढ़ाई किस लिए की है जब मुझे नौकरी ही नहीं करनी थी। मेरा इतना ज़्यादा पढ़ने का और मेहनत करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अपनी बात की ही कहे जा रही थी। जब मैंने कह दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है, ये कहकर माँ अंदर चली गई। माँ का ये फ़ैसला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा इतना बड़ा सपना पूरा होने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ रह गई हूँ। मैं अपनी माँ की बात समझने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जब थोड़ी देर के बाद मैं कुछ शांत हुई और मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ, तो सबसे पहले मेरा दिमाग में यही सवाल आया, मेरी माँ मुझे क्यों मना कर रही हैं। मैंने ये डिग्री इसीलिए हासिल की थी क्योंकि इसमें पैसा ही पैसा था। मैं बहुत ज़्यादा पैसे से कमाना चाहती थी। मैं बहुत लालची बन गई थी। मेरी माँ मेरे बारे में ये बात अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब हमारे घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहते। पिताजी का व्यापार भी एकदम से गिरना शुरू हो गया था। अब महीने में मेरे अकाउंट में थोड़े ही पैसे आते थे, जिससे हमारे घर का खर्च मुश्किल से ही हो पाता था। लेकिन मैं ऐसे आराम से रहने की आदी हो गई थी। अब मेरे लिए गरीबी में ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन सा था, वो भी इस हालत में जब मेरे पास मौका भी था, डिग्री भी थी, मेरे पास अनुभव भी था। फिर मेरी माँ क्यों मुझे रोक रही थी, ये बात सोच सोच कर मुझे गुस्सा आ रहा था। डिग्री हासिल करने से पहले जो मैंने खुद से प्रॉमिस लिया था कि मैं गरीबों की मदद करूँगी, अब मैं खुद के किए वादे को भुला चुकी थी। अब मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही था। मैं अपनी माँ से शाम के समय में बैठकर इसी बात पर बहस करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपका इरादा क्या है। अगर आपने मुझे ऐसे ही घर बिठाना था, बाकी लड़कियों की तरह मेरी शादी ही करनी थी, तो मुझे इतना लिखाया पढ़ाया क्यों मेरी रातों की नींद ख़राब की। मैंने जो इतनी मेहनत की है उसका क्या। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कुछ भी नहीं बोली और सुकून से बैठी रही। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी डिग्री को ख़राब नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम किसी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करोगी, बल्कि मरीज़ तुम्हारे घर ही आ जाया करेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा कैसा हो सकता था कि मरीज़ मेरे घर में ही आ जाएंगे। अब क्या मैं घर में एक क्लिनिक खोलूँगी। माँ ने कहा कि तुम यही समझ लो। मेरी माँ ने जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उससे उन्होंने मुझे घर में ही एक क्लिनिक खोल दिया। फ़िलहाल मेरे लिए यही बहुत था। हर रोज़ दिन में मेरी माँ 3 या 4 मरीज़ मेरे पास ले आती थी, जिससे फ़ीस में मैं सिर्फ 300 रुपये ही लेती थी। इससे ज़्यादा फ़ीस लेने की मुझे मेरी माँ की तरफ से इजाज़त नहीं थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ से काफ़ी बार बात की कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जितनी अपनी मर्ज़ी से चाहे उनसे फ़ीस लूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे डांट कर चुप करा देती। अब मैंने अपनी माँ से बहस करना छोड़ दिया था क्योंकि मैं डर गई थी। अगर मेरी माँ मुझसे काम करने को मना कर देती तो मैं इन पैसों से भी जाती। मैं अपने दोस्तों पर रस कर रही थी जो लाखों के हिसाब में कमाते थे और ऐसे ही उड़ा आते थे। अगर ज़िंदगी थी तो उन्हीं लोगों की ज़िंदगी थी। अब मैं ज़्यादातर यही सोचती और ख़ुद को कोसती रहती, आखिर मुझे डॉक्टर बनकर क्या मिला। इससे तो अच्छा था कि मैं कोई और काम कर लेती। लेकिन एक और बात जिस पर मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था वो ये थी कि वो एक दिन में सिर्फ 3 या 4 मरीज़ ही लाती थी।
और इससे ज़्यादा नहीं ला पाती थी, जबकि मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ मेरे पास आएँ ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। पैसों के लिए मेरा लालच बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक मेरा दिमाग में ख्याल आया कि मेरी माँ मुझे 300 से ज़्यादा फ़ीस क्यों नहीं लेने देती, और फिर यह मरीज़ लाती कहाँ से हैं? ये सारे मरीज़ उन्हें कहाँ पर मिलते हैं? मैंने एक दो बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी दूसरी बात शुरू करके बात को टाल देती थी। अब मुझे उन पर शक होने लगा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगी थी। रात को जब मैं सोने के लिए लेटती थी तो उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगता था। चाहकर भी मैं उसे नहीं भुला पा रही थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस होता। काश मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। काश मैंने उसके साथ बदतमीज़ी न की होती, बल्कि इंसानियत के साथ उसे जवाब दिया होता। लेकिन अब समय गुजर चुका था। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ गलत किया। अब मुझे अपनी माँ की हरकतें कुछ गलत लगने लगी थी। अक्सर जब भी मेरी माँ के मोबाइल पर किसी की कॉल आती तो वो बात करने के बाद नंबर डिलीट कर देती। अगर वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती तो मुझे देखकर एकदम चुप हो जाती और फ़ोन रख देती, जैसे वह किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं माँ के सामने इन सब बातों को अनदेखा कर देती, लेकिन मैं सब बातें नोट कर रही थी। मेरी माँ ने कभी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं की थी। हम दोनों के बीच में माँ बेटी का जो रिश्ता था, मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैंने उनसे पूछना छोड़ दिया था। मैंने खुद ही इस बात का पता लगाने का इरादा किया, क्योंकि मुझे पता था कि वह कभी भी मुझे कोई भी बात नहीं बताएंगे। मैंने काफ़ी बार अपनी माँ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में अचानक से गायब हो जाती और पता ही नहीं चलता कि वो किधर चली जाती हैं। एक बार मैंने अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वो उससे मरीज़ लाने को कह रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया तो क्या माँ किसी और से मरीज़ मंगवाया है, लेकिन माँ को मेरे वहाँ होने का पता चल गया कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। मेरी माँ ने फ़ौरन फ़ोन रख दिया और वो मेरा नाम लेकर कहने लगी, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते? क्या तुम अपनी सारी तमीज़ भूल गई हो? माँ की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और चुप करके वहाँ से चली गई। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी थी तब मुझे उस लड़के की याद आने लगी थी। कुछ दिन पहले जब मैं किसी काम से मार्केट गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज ही है। मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूं। मैंने उससे माफ़ी मांगने का इरादा किया, लेकिन जब उसके पास गई तो मुझे पता चला कि वो सूरज नहीं बल्कि कोई और लड़का है। वो मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर सवार हो चुका था कि अब मुझे हर जगह वही दिखाई देने लगा था। मैंने फ़ौरन इस लड़के से माफ़ी मांगी और अपना सामान लेकर घर आ गई। घर आने के बाद भी मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे मैंने सूरज को भी देखा हो, लेकिन वह अचानक से कहीं गायब हो गया था। दूसरी तरफ मेरे दिल में मेरी माँ के लिए शक पैदा हो चुका था। मेरे दिल में ये भी था कि कहीं मेरी माँ गलत कामों में तो नहीं पड़ गई, क्योंकि हमारे शहर में इस समय बहुत अफवाह फैली हुई थी। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी माँ मुझे ही इन सब में न फंसा दें। बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। हज़ारों सवाल थे जिनको मैं सुलझाना चाहती थी। मैंने अपने एक दोस्त से मदद लेने का फ़ैसला किया ताकि वह मेरी मदद करे और मुझे बताए कि मेरी माँ कहाँ जाती हैं। लेकिन मुझे पता चला कि वो दोस्त तो दूसरे शहर में है। अब जो करना था वो मुझे ही करना था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो बाहर से कुछ सामान लेने जा रही हैं। मैंने उनका पीछा करने के बारे में सोचा। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने अपना फेस एक रुमाल से कवर किया हुआ था और मैं अपनी माँ से इतनी दूरी पर थी कि मेरी माँ को मुझ पर शक न हो सके। जब वो थोड़ा सा आगे गई तो वह हमारे मोहल्ले की एक औरत के घर चली गई। मैं बाहर खड़ी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो यहाँ से जल्दी से बाहर निकले। मैं सोच रही थी कि वो जल्दी से बाहर निकले और जहाँ उन्हें जाना है वो वहाँ जाएं।
धूप बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बहुत थक चुकी थी, इसीलिए घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वापस आई और कहने लगी कि मैं आज कोई भी मरीज़ नहीं ला सकी। हमारे पड़ोस में जो औरत है उनकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए चली गई थी। मैं अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई। मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन मैं फ़ोन करके मरीज़ तो बुला लेती हूँ। फिर ना जाने उन्होंने किसको फ़ोन किया और क्या बात की, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ ही देर बाद एक औरत आ गई। मैं सोचने लगी उन्होंने आखिर किसको फ़ोन किया, आखिर वो कौन है जिसे माँ फ़ोन करती है और वो एकदम मरीज़ भेज देता है। एक दिन मुझे उनका मोबाइल मिल गया। इस समय वह घर पर नहीं थी, बाहर गई हुई थी। मैंने उनका मोबाइल चेक किया, लेकिन उनके मोबाइल में मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उनका मोबाइल खाली था। कॉल हिस्ट्री, मैसेज सब कुछ डिलीट हुआ पड़ा था। माँ का मोबाइल देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। ज़रूर मेरी माँ किसी गलत काम में पड़ चुकी थी, इसी वजह से उन्होंने सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, वरना उन्हें मेरे साथ क्या परेशानी हो सकती थी। ज़रूर ये आदमी कोई गलत इंसान है, या फिर यह एक ऐसे ग्रुप के साथ मिल चुके हैं जो कि अलग अलग तरीके के जुल्म करता है। माँ को पता नहीं कि ये न सिर्फ खुद फंसे बल्कि मुझे भी फंसा देंगी। फिर सारी ज़िंदगी हमें जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। मेरा दिमाग खोल रहा था। अब मैं किसी तरह माँ को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वो लोग कौन हैं। इसीलिए मुझे अपनी माँ का पीछा करना था और ये काम मुझे इतनी होशियारी से करना था कि उन्हें मेरे ऊपर शक भी ना हो। अब मैं खामोश हो गई थी और अपनी माँ से सवाल करने भी मैंने बंद कर दिए थे। वो भी मेरी तरफ से संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मैं अपनी माँ की हर हरकत को नोट कर रही थी कि वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं। लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि वो किससे बात करती हैं। एक दिन मेरी माँ बाज़ार का कहकर घर से बाहर निकली। मेरे पास अच्छा मौका था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। मेरी माँ बहुत ही सुनसान रास्ते पर चलने लगी। फिर वह मेन रोड पर जाकर खड़ी हो गई और एक वाइट कलर की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। मेरी माँ उस गाड़ी के ड्राइवर से बातें करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये ड्राइवर कौन है, लेकिन जब मेरी नज़र इस ड्राइवर पर पड़ी, मुझे लगा कि जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वो आदमी हो सकता है। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था, उसका यहाँ पर क्या काम था। मेरी माँ बहुत देर तक उसके साथ खड़ी उससे बातें करती रही जिसमें वह बैठा हुआ था। वो लाखों रुपए की गाड़ी थी। आखिर उसके पास ये गाड़ी कहाँ से आ सकती है। वो तो एक आम सा इंसान था। उसका पहनाना उड़ाना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ये सब उसके पास कहाँ से आया था और वो माँ से क्या बातें कर रहा था। हज़ारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने एक टैक्सी रोकी। जैसे ही मेरी माँ गाड़ी में बैठी, मैं उस गाड़ी का पीछा करने लगी। इसी बीच मैं यह सोच रही थी कि मेरी माँ और सूरज के बीच में क्या संबंध हो सकता है। इतने सालों बाद इतनी अच्छी हालत में उसको अपने सामने देखकर मैं अपने पास्ट में खो गई। उस समय मेरा मेडिकल का आखिरी साल था। मेरे पेपर्स होने वाले थे। काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरा क्लासमेट मेरे आगे पीछे घूम रहा था। वो मुझसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि यह मुझसे क्या बात करना चाहता है। मुझे हमेशा ही उससे चिढ़ होती थी क्योंकि वो गरीब घर का लड़का था और गरीब लोग से मुझे सख्त नफ़रत थी। मैं अपने जैसे लोगों को ये पसंद करती थी। मेरी सोच थी कि गरीब लोग पैसे के भूखे होते हैं और इसी वजह से वो अमीरों के पीछे भागते हैं, और हो सकता है कि लड़का इसीलिए मेरे पीछे आता हो। और मेरी सोच सही साबित हुई थी। आज मैं कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड आज कॉलेज नहीं आई थी। जब सूरज मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत दिनों से उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज मैंने बात करने का फ़ैसला कर लिया।
वो बात करने से पहले घबरा रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने मुंह बनाकर उससे कहा तो वो कहने लगा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने एक ही सांस में कह दिया था। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, एक मामूली से किसान के बेटे हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है। आज के बाद मेरे आसपास भी नज़र मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी उससे बहुत गुस्से में ये सब कुछ कहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और अमीर भी थी और इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा घमंड था। मेरी ये बात पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मेरी इसी अदा की वजह से लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे इसी बात का अच्छी तरह से मालूम था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन फिर मेरे अंदर का घमंड मेरे सामने आ गया और फिर मैंने इस सब बात को भुला दिया। उसके बाद पेपर तक वह मुझे अपने आसपास भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस सब के बाद से मुझे बेचैनी से होने लगी थी। मुझे उसे अपने आसपास देखने की आदत हो चुकी थी और अब अचानक वो गायब हो गया था। मैंने खुद को बहुत कोसा और फिर अपना सारा ध्यान अपने पेपर्स पर कर दिया, क्योंकि ये मेरे भविष्य का सवाल था और आम से लड़के की वजह से अपना भविष्य खराब नहीं कर सकती थी। और फिर हमारे आखिरी साल के पेपर भी कंप्लीट हो गया। मैंने वहाँ पर भी उसे नहीं देखा। मैं नहीं जानती थी कि उसने पेपर दिया या नहीं। मुझे पैसों से बहुत मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा लालची थी और मैं दोस्ती भी सिर्फ ऐसे लोगों से ही करती थी जो बहुत ज़्यादा अमीर हो। फिर जब मेरी ट्रेनिंग वाली नौकरी शुरू हुई तो वहाँ एक डॉक्टर था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैंने उसी समय भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इसी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए और मैं इस लड़के के साथ काम करूं। लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी, बल्कि मेरे डिपार्टमेंट की तो सारी लड़कियां ही उस पर अपना दिल हार बैठी थी। वो भी सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता था। मैंने भी उसे कभी किसी के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा था। मेरे साथ भी वो ऐसे ही बात करता था जैसे और लड़कियों के साथ करता था। लेकिन मैं दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगी और उसके साथ शादी करने के सपने देखने लगी। शायद प्यार से बात करना उसकी एक अदा थी, लेकिन मैं उसकी इस अदा को गलत समझ बैठी और मुझे ये लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करता है, क्योंकि वो सब लड़कियों से ज़्यादा मुझसे बात करता था और मुझसे हंसी मजाक भी बहुत करता था और मैं बहुत खूबसूरत थी और एक अच्छे परिवार से संबंध रखना करती थी। इसीलिए वो भी मुझ पर फिदा हो गया। वो मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकता था। आखिर वह मुझे इग्नोर करता भी कैसे? मैं अपनी एक अदा से किसी का भी दिल धड़का सकती थी। अब मैं इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैं खुद से मोहब्बत का इजहार करना नहीं चाहती थी। मैं कितनी भी मॉडर्न थी, लेकिन ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि मैं खुद उससे अपने प्यार का इजहार करूं। इस सब में मुझे बहुत समय गुजर गया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। उसका व्यवहार मेरे साथ ऐसा ही था। एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उससे खुद ही बात करने का फ़ैसला किया और फिर उसे अपने दिल की बात बता दी। उसने मुझे उस समय कोई भी जवाब जब नहीं दिया, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। किसी ने मुझे ऐसे इग्नोर किया था। मैं खुद भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर मुझे किस बात की जल्दी थी। मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन अभी मुझ पर एक और क़यामत टूटनी बाकी थी। अब जो मेरे साथ होना था वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन जब मैं अपने
साथी के साथ बैठी जब वो लड़का वहाँ पर आ गया। मैंने उससे अपनी नज़रें फेर ली। मैं नहीं जानती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे सबका पता भी नहीं था कि मैंने उससे जो भी बात की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो सब उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग उसने मेरे सब साथी के सामने चला दी। उस समय मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, या क़यामत आ जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी तो सगाई हो चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। पता नहीं क्यों उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फ़ौरन वहाँ से चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि अगर उसने मुझे मना ही करना था तो अकेले में भी तो कर सकता था। इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट करने का क्या मकसद था? इन सब के बाद वह मुझे वैसे ही नॉर्मल अंदाज में बात करता रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। उसके लिए यह शायद आम सी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। मेरे सब दोस्त और साथी ने मेरा बहुत मजाक बनाया था, लेकिन फिर समय के साथ साथ मैं यह बात भूल गई। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने भी एक दिन किसी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, ऐसे ही सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसका प्यार का मजाक बनाया था। भगवान ने शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा किया था, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी वही होता है। आज मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी थी। मुझे अपनी उस दिन की बात पर आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। मैं सोच रही थी कि किसी तरीके से वो पल वापस आ जाए और मैं उस लड़के से माफ़ी मांग लूँ। अचानक वो गाड़ी एक जगह जाकर रुकी और मैं उसी समय अपने होश में आ गई। मैंने ड्राइवर को किराया दिया और माँ के गाड़ी से उतरने का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वो वही हॉस्पिटल था जहाँ काम करने की मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी, लेकिन मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। मैं उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। वो जहाँ से भी गुज़र रहा था, लोग रुक रुक कर उसे नमस्ते कर रहे थे। यहाँ पर हर कोई उसे बहुत इज्जत दे रहा था और सब लोग उसे डॉक्टर सूरज के नाम से पुकार रहे थे। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने फाइनल एग्ज़ाम में उसे नहीं देखा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? लेकिन फ़िलहाल मुझे जिस बात का पता करना था वो ये थी कि मेरी माँ का उसके साथ क्या काम है, मेरी माँ उसे कैसे जानती हैं। मेरा दिमाग सोच सोच कर थक गया था, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई सवाल नहीं मिल रहा था जिसे पकड़कर मैं सारी कहानी सुलझाऊं। फिर मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वो डॉक्टर जिसने मेरी बेइज्जती की ये सूरज के गले लग रहा था और बहुत हंसी खुशी उससे बातें कर रहा था। सूरज से मिलने के बाद वो मेरी माँ से भी मिला। आखिर ये सब चक्कर क्या है? फिर सूरज ने मेरी माँ को बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त था। सूरज की बात सुनकर मुझे झटका लगा और मैं सोचने लगी कि क्या इसने मुझसे अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला लिया था। मुझसे ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुका गया और मैं वापस आ गई। मेरी माँ जब वापस आई, मेरा व्यवहार उसके साथ बहुत बदल चुका था। मैं अपनी माँ की किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी। मेरी माँ ने ये बात नोट की थी। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा, लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। आखिर मैं उनकी बेटी थी। काफ़ी दिन तक मैंने अपनी माँ से कोई बात भी सीधे मुँह से नहीं की थी। फिर एक दिन मेरी माँ ने परेशान आकर मुझसे पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मैंने काफ़ी दिनों से तुम्हारे व्यवहार से बहुत बदलाव देखा है। तुम मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही हो और ना ही खुद मुझसे कोई बात कर रही हो। मेरा गुस्सा इतने दिनों से जो सिर्फ मेरे अंदर था, अब वो बाहर आ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ संबंध चलाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक जवान बेटी है, अपनी नहीं तो
कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अचानक मेरी माँ ने एक ज़ोर का तमाचा मेरे मुंह पर लगाया और एकदम से हक्का बक्का रह गई। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वो इस सूरज को कैसे जानती हैं। मेरी माँ कहने लगी, मैं नहीं जानती थी। क्या तुम घर से बाहर निकलकर नौकरी करो? मैं जानती थी कि तुम बहुत लालची हो। अगर तुमने किसी हॉस्टल में नौकरी की तो तुम गरीबों को ठुकराना शुरू कर दोगी। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे करूं कि तुम डॉक्टर बनकर दूसरों की मदद करो, उनका मसीहा बनो, ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम करो। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी ऐसे ही परवरिश करूँगी कि तुम लोगों के लिए मसीहा बनोगी। यही वजह थी जो मैंने तुम्हें हॉस्टल में नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच जान चुकी थी। इसी वजह से मैं हॉस्टल गई और वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर सूरज से हुई। वह मुझे तुम्हारी वजह से जानता था। मुझे परेशान देखकर उसने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल सूरज के पिता का था। उसने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें घर में क्लिनिक खुलवा दूं और मरीज भेजना उसका काम है, और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ न बताऊं। वो जानता था कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। यही वजह थी कि मैं मोबाइल से उसका नंबर डिलीट कर देती थी ताकि तुम्हें पता न चले। जब वो हॉस्टल में होता था वो खुद ही मरीज़ भेजता था, लेकिन जब वो हॉस्टल में नहीं होता था फिर मुझे जाना पड़ता था। इन मरीजों से हम आधे पैसे लेते थे और जो आधे पैसे भी नहीं दे सकते थे उनको फ्री में इलाज कर रहे थे। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच रही थी। मैंने उनके आगे अपने हाथ जोड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगी। सूरज के लिए भी अब मेरे दिल में एहसास पैदा हो गया था, लेकिन जब मुझे याद आया कि उसके दोस्त ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, वो सभी भावनाएं ख़त्म हो गए और मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा आने लगा। मेरी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे सब पता लग गया है। फिर एक दिन वो हमारे घर आया और उसके साथ वही डॉक्टर था जिसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे देखकर उसने शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुका ली और वह कहने लगा कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा दोस्त बहुत दिन तक अफसोस में रहा, जिसकी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था। लेकिन जब सूरज को ये सब कुछ पता चला तो उसने मुझे बहुत डांटा। मैंने भी उसको माफ़ कर दिया था। मेरा दिल उनकी तरफ से साफ़ हो गया था। कुछ दिनों के बाद सूरज ने मेरे घर मेरे लिए दोबारा रिश्ता भेजा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। माँ ने हमारी शादी कर दी और फिर मेरी और सूरज की शादी हो गई और हमने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोला जिसमें हम उनका फ्री में इलाज करते थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।